क्या आपने कभी सोचा है कि अपने देश में जितने आपराधिक मामले दर्ज होते हैं उनमें से तहकीकात पूरी करके अपराधियों को सजा मिलने का प्रतिशत बहुत कम है। वजह सबूत का ना होना, शातिर क्रिमिनल्स द्वारा क्राइम सीन को डिस्टॉर्ट करना, एन मौके पे गवाहों का मुकर जाना, इसी वजह से उन अपराधों से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। पर एक बात और है जो इससे भी बुरी है, आपराधिक मामले का दर्ज ना होना। जी हाँ, ऐसे कई सारे अपराध हैं जो दर्ज ना होने के कारण ना उनकी तहकीकात होती है और ना ही अपराधी को सजा मिलती है। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक बिना दर्ज हुए संगीन अपराध की पुलिस ने तहकीकात भी की और अपराधी को पकड़ भी लिया। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। सादगी, सच्चाई और समर्पण से रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार सकुशल रहता है। पर यही सादगी, सच्चाई और समर्पण से परिवार में बवंडर उठने लगे तो, अपराध और मौत का सिलसिला शुरू हो जाए तो यकीन नहीं होता ना। सच्ची घटना पर आधारित आज की इस हैरत अंगेज कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाय फ्रेंड्स। हाय हाय, मैं आपका अरुण। बैठ जा भाई, बैठ जा। हाँ, आराम से। कुर्सी का तो सब लफड़ा चल रहा है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने फाइनली मुझे बुलाया है आपका टाइम पास और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, तालियां तो दोनों हाथ से बजती हैं, आप लोगों को भी हंसने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, मैंने एक एनालॉजी बनाई है जिसमें औरत और मर्द को अगर प्लैनेट्स की उपमा दी जाए तो औरत क्या है? औरत है पृथ्वी, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, सबको जीवन देने वाली। और मर्द ही है ना? हाँ, और मर्द इज लाइक मार्स, हमेशा अजम्पशन में रहता है, खोया ही खोया रहता है। पानी हो सकता है, जीवन हो सकता है, जिंदगी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से नहीं, ये मेरा अपना ही दृष्टिकोण है। तो फाइनली सच ये है कि रिस्पेक्ट वुमेन। अगर औरत नहीं तो कुछ भी नहीं। एक जोरदार तालियां तमाम औरतों के लिए। अरे आप यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल पूछता चलो। आइए ना। बैठिए, चाय पियेंगे आप? हाँ बिल्कुल। जी, मैं अभी बना के लेके आई। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। फिर से चाय की पत्ती खत्म हो गई? अब मैं बस लेके ही आ रही हूँ। डोंट वरी, चाय की पत्ती के अलावा घर का कुछ जरूरी सामान भी लेके आया। अरे, इन सब की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं जानता हूँ किशोर के जाने के बाद आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। जिसके लिए घर बार सजाया था, अब वो ही नहीं रहा तो आपका मूड ठीक करने के लिए ये मास्टर शेफ आज आपके लिए चाय बनाएगा। अरे, आप बस देखते जाओ। लेकिन आप ट्रिप के लिए जा रहे हो, संभल कर रहना और अपनी टीचर की बात सुनना। अकेले कहीं मत जाना तुम लोग। ओके ओके, ठीक है मम्मा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी। यस, आप आ रहे हैं क्या हमें स्कूल तक छोड़ने? चलो चलो आ जाओ। दादी के पैर छुओ। दादी खुश रहो।
संभाल के जाना और खूब एंजॉय करना। तुम लोग रेडी भी हो गया इतनी जल्दी? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, एंजॉय योर डे। चलो चलो जल्दी। बाय बाय। ये पार्टी आपने मुझे नौकरी मिली है इस खुशी में दी है ना, तो बिल भी मैं ही दूंगी। ये नहीं हो सकता, बिल तो मैं ही दूंगा। ये ठीक नहीं है। आपने अपने कॉन्टेक्ट यूज करके मुझे नौकरी दिलवाई, मेरे इतने टफ टाइम में मुझे हौसला दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया और हमेशा मेरा ख्याल रखा, तो कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आज से तुम, सॉरी मेरा कहने का मतलब है आप, मैंने आपके लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए आप बार बार मुझे थैंक्स नहीं बोलेंगे। तो फिर मेरी भी एक शर्त है, फरमाइए। अब से आप मुझे आप नहीं तुम कह के बुलाएंगे। तुम भी मुझे अब से तुम ही कहोगे। सोनी, अरे क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना तू? दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हंसते हंसते अब आपके पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि मैं मिलवाने वाला हूं इस कैफे के मैनेजर और मेरी वाइफ कम एजेंट मिस्टर विमल से। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, इसने एक प्रोग्राम क्या दिला दिया, मुझ पे ही रुबाब दिखाता है और पैसे भी मुझसे लेता है पत्नी की तरह। देखिए पत्नी क्या करती है, पैसे लेती है लेकिन ख्याल रखती है, खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती है, रोमांस करती है, लेकिन मैं इसके साथ रोमांस कैसे करूं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम देखिए क्या है, विमल, जो कि एक नर का भी हो सकता है और नारी का भी। क्यों विमल, मैंने सही कहा ना? तो दोस्तों कल मैं फिर मिलूंगा अपनी इसी पत्नी के साथ आपसे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बस माँ वो परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, हाँ प्रसाद दीजिए। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ काम के कागजात है माँ। अरे दादा, आज तो आपको छुट्टी है ना? हाँ, लेकिन एक ज़रूरी काम याद आ गया, इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा माँ, जाता हूँ। बेटा जाता हूँ नहीं, बोलो आता हूँ। आता हूँ माँ। सुनी, बिना चाय पिए ही चले गए। अरे भाभी, दादा चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और आपने इतने प्यार से चाय बनाई है, वो वेस्ट थोड़ी होने दूंगा। दीजिए। बहू, अरुण की कुछ खबर? सुबह से निकला है, कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं? और बच्चे पिकनिक पे गए हैं, उनकी कोई खबर? बच्चे ट्रिप में मौज कर रहे हैं, बहुत खुश है वो लोग। मेरी फोन पे बात हुई थी, पर अरुण की। हाँ ठीक है, आपको जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत कॉल करो। ओके बाय। अरुण की कोई खबर? नहीं माँ, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। मैंने सबसे पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा, अपना फोन बंद करके बिना किसी को पता है कहाँ चले गए हैं। एक हंसता खेलता परिवार छोटी छोटी खुशियों को बटोरते अपनी जिंदगी गुजारता है। अरुण का परिवार भी कोई अपवाद नहीं था। सब कुछ ठीक ही लग रहा था कि अचानक अरुण के गायब होने से पूरा परिवार परेशान हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ और अब आगे क्या करें। अरुण पे ऐसी क्या बीत रही होगी कि उसे घर बार छोड़ के जाना पड़ा। वो खुद ही कहीं चला गया था या उसके साथ कोई हादसा हुआ था। अनहोनी के संदेह से परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। 24 घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब अरुण नहीं लौटा तो परिवार पुलिस से मदद मांगने पहुंच गया। कल सुबह से मेरा बेटा कहीं चला गया है, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। आप लोगों ने ऑफिस वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछताछ की? सबसे पूछा सर। फिरौती का कोई फोन आया था? नहीं सर। बाहर वालों से किसी के साथ झगड़ा, किसी ने धमकी दी हो? हाँ सर, एक बार दादा ने उनके मैनेजर बिमल पे जोक बनाए थे। लोगों को तो बहुत मजा आया था, लेकिन बिमल बहुत भड़क गया था। पहले ही पहुंच जाते तो अच्छा रहता। हाँ, मजाक उड़ा था मेरा, कमीने। विमल मेरी बात सुन, तूने मुझे वहाँ सबको हंसाने के लिए तो बुलाया था। मैं बस अपना काम कर रहा था, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। देख, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, जो हुआ उसे भूल जा। अबे, अरे सबके सामने इंसल्ट करता और इधर अकेले में सॉरी बोलता। अरे छोड़ो यार, इनको क्या कर रहे हो आप? तूने मेरा इंसल्ट किया ना, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये छोड़ ना। देख
सर ये बिमल बहुत टेढ़ा आदमी है, कब किसके साथ क्या कर बैठे कुछ कह नहीं सकते। बिमल के अलावा और किसी पे शक है आपको? नहीं सर। ठीक है, हम अरुण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जाइए सर। इस बिमल की हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाला, अरुण की और बिमल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, उनकी लास्ट लोकेशन मैच करके देखा, और हाँ, अरुण के बैंक डिटेल्स भी निकाला। हो सकता है ये पैसे वगैरह का मामला। ये घर में ही थी या कहीं बाहर गई थी? घर पर ही थी, पर इसका पेट दर्द से क्या संबंध? डॉक्टर, क्या हुआ? कोई सीरियस बात है क्या? शोनी प्रेग्नेंट है। सर अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अरुण और जैस्मिन के बीच दिन में कम से कम 5 से 6 बार बात होती थी, और बातें बहुत लंबे लंबे होती थी सर। ये जैस्मिन कौन? सर अरुण के दोस्त की वाइफ। कुछ ही महीनों पहले उसके दोस्त की मौत हो गई, और अगले ही हफ्ते से उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी सर। अरुण के बैंक डिटेल्स हैं? हाँ सर, ये देखिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर। जैस्मिन से मिलते हैं सर। जी। आप जैस्मिन? जी। आपको तो पता ही है कि अरुण लापता। कुछ आइडिया हो कहाँ होगा? नहीं सर। फोन पे बातचीत होती थी आप लोगों की? नहीं सर, सिर्फ 1-2 बार ही हुई होगी। और पैसों का लेन देन? मैं उनसे पैसे क्यों लूंगी सर? यह है अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक दिन में 5-6 बार आप लोगों की बातचीत होती थी, और ये है उसके बैंक स्टेटमेंट्स। इसके मुताबिक काफी पैसे ट्रांसफर किए उसने आपको। अब आप सीधे सीधे बताएंगे या पुलिस स्टेशन चल के बताएंगे? बताती हूँ सर। एक्चुअली अरुण मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पति के चले जाने के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की, पैसों से ही नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, और उनकी ये मदद मैं कभी भूल नहीं सकती। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और न जाने कब एक दूसरे से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था सर, और एक दिन इस वक्त कौन आया हुआ है? मैं देखती हूँ। आप? अरे कहाँ जा रही हो? ये क्या चल रहा है यार? और तुम? इनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, इनके बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद अरुण का यहाँ आना 2 महीनों के लिए बंद हो गया। मैंने भी उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन कितने दिनों बाद आए हो? कैसे है? नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम भी तो धोखेबाज हो सकती हो शीतल की तरह। जैसे उसने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, आधी जिंदगी तुम बर्बाद करोगी। क्या हुआ है अरुण? क्यों इतने परेशान हो? अरुण और शीतल के बीच में कुछ तो हुआ था, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगे थे। मैंने उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और कभी इस बारे में बात भी नहीं की। वो हर वक्त उदास रहने लगे, हर वक्त परेशान रहा करते थे, और मुझसे जब रहा नहीं गया तो मैंने जिद करके उनसे आखिर पूछ ही लिया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो बात बताने से अच्छा है कि वो मर जाए। और उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे उस बारे में कभी बात करूं। लेकिन सर, वो जो भी बात थी वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। भरा पूरा परिवार था हमारा। तीज त्योहार, खाना पीना, दोस्त रिश्तेदार, हंसी ठहाका। फिर अचानक सब बदल गया। शीतल और अरुण के बीच में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। उनके बीच में झगड़े होने लगे। मैंने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन झगड़े की जो वजह थी मुझे नहीं पता चली। और फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन
क्या हुआ? माँ क्या हुआ दादा को? दादा आप उठो। हाँ क्या हो गया इनको? बैठो जाके दवा का डब्बा लाओ। कहाँ है दवा? कहाँ है? बाहर रखा होगा ना। दादा जल्दी ले आओ। एक मिनट। जल्दी ले आओ। शीतल अच्छी बहू है, समझदार पत्नी है, प्यारी माँ है, हमारे परिवार की नाक है। उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, पर उस दिन के हादसे के बाद हम सब हैरान हैं। अरुण और आपके बीच में किस बात की वजह से टेंशन था? हर पति पत्नी में जितना टेंशन होता है बस उतना ही, और कुछ नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते कि खून बहने लगे, जो अरुण के सर से बह रहा था। जैस्मिन को जानती हैं? कहीं वही तो वजह नहीं आप दोनों के झगड़े की? कुछ दिनों से अरुण का बर्ताव कुछ अजीब सा चल रहा था। अरे क्या बात है भाभी, बहुत अच्छे लग रहे हो इस साड़ी में। हरी के छोटे भाई की शादी में जा रहे हैं, इसलिए ये साड़ी पहनी। हाँ, वहाँ पे आपको देख के लोग बेहोश ही हो जाएंगे। और तुम? चले? तुम आओ जरा, कुछ बात करनी है। एक मिठाई। ये कैसा ब्लाउज पहना हुआ है तुमने? विदाउट स्लीव्स है, मुझ पर बहुत जच रहा है ना। नहीं, चेंज करो इसे अभी। मेरा कहने का मतलब है कोई सादा सा पहन लो, लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज पहन लो। पहले अरुण को मेरी हर एक बात बहुत अच्छी लगती थी, फिर उसे धीरे धीरे मेरी बात उसे खटकने लगी। वजह? पता नहीं। कहीं अरुण को आप पर शक तो नहीं था? पता नहीं सा। शीतल के बिहेवियर से तो लग रहा है जैसे अरुण को उस पर शक था। हो सकता है अरुण की गुमशुदगी में शीतल का हाथ हो। ये भी हो सकता है कि शीतल का कोई अफेयर चल रहा हो, लेकिन किससे? क्या लगता है सर? अखिल से? हो सकता है। अगर शीतल और अखिल का अफेयर चल रहा था तो कॉल रिकॉर्ड से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों साथ में रहते थे। पड़ोसियों से पता करो। अगर वाकई में दोनों का अफेयर चल रहा था तो एक पुख्ता वजह हो सकती है जहां पर दोनों ने मिलकर अरुण को गायब किया। सर सोनी, तुम कुछ तो याद होगा ना? तुम किससे मिली थी? किसी ने कुछ खिलाया था या किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा दीदी। पेट में अचानक से दर्द होता है, बहुत भूख लगती है बार बार। क्या हुआ है दीदी मुझे? दीदी कल मैं स्कूल जाऊंगी ना? हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। चल सर। सर, ये तो अरुण है। सर, शरीर पे कोई चोट के निशान या घाव ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिसने भी किया है बड़ी सावधानी और चालाकी से किया। इस बिमल को ढूंढो, वही एक सस्पेक्ट। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा था और उनकी फैमिली को खबर कर दी। सर, सर, विमल का पता चल गया। कहाँ पर है? एक लॉज में छिपा बैठा है। लेकर आओ। तूने ही अरुण को मारा ना? मैंने अरुण को नहीं मारा सर। उसने तेरा मजाक उड़ाया था, तूने उस पर हाथ उठाया और मौका मिलते ही तूने उसका मर्डर भी कर दिया। मैं उस झगड़े को कब का भूल गया हूँ सर। तो फिर शहर छोड़ के क्यों भागा था? लॉज में क्यों छुपा हुआ था? सर, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। साहूकार मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए घर छोड़ के यहाँ लॉज में रह रहा हूँ। सारे मोटिव्स तेरे पास ही हैं अरुण को मारने के लिए, और कोई नहीं मारना चाहता था उसे? है सर। कौन? अरुण की बीवी शीतल।
क्या? हाँ सर। वो अरुण को क्यों मरना चाहेगी? सर अरुण ने मुझे खुद बताया था, जब भी वो अपनी पत्नी के करीब जाता था वो इसकी बेइज्जती करती थी, कहती थी बदबू आ रही है। सर यहाँ तक कि वो उल्टी भी कर देती थी। सर विमल ने शीतल के बारे में जो कुछ भी कहा, शीतल ने या अरुण की माँ ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। एक पत्नी अपने पति को इसलिए मार देती है क्योंकि उससे बदबू आती है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जरूर कोई और वजह है जो घर वाले भी हमसे छुपा रहे हैं। ये शीतल और अखिल के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चला? इसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और तुम्हें जो भी जरूरत पड़े मुझे बोलना, मैं बाजार से तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तब तक तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। पर कब तक? जब तक तुम्हारा बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। मेरे बच्चे स्कूल की ट्रिप के लिए गए थे। पता चला अरुण जिस दिन घर से गायब हुए थे उस दिन उन्होंने वहां जाकर बच्चों को बीच ट्रिप से वापस ले आए। ना अरुण घर वापस आए और ना ही बच्चे वापस आए सर। और उसके बाद अरुण की लाश मिली। और कुछ? सर रजिस्टर्ड पोस्ट से आज ये दादा का लेटर है। मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी आत्महत्या के लिए मेरी पत्नी शीतल जिम्मेदार। शीतल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा सुख चैन खत्म हो गया। आप पति पत्नी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? आखिर अरुण ने ऐसा क्यों लिखा है कि उसने आपकी वजह से आत्महत्या की? सर मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ आप लोग मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाए सर। अरुण घर से निकला, फिर उसने बच्चों को पिकअप किया और उसकी लाश फिर कुएं के पास मिली। कहीं बच्चे वही तो नहीं? प्लीज हम आपका दुख समझते हैं, ठीक है? हमें अपनी कार्रवाई करनी है। प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर हाँ बोलो। क्या? भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। भाभी दरवाजा खोलो बेटा। सर भाभी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। देखिए दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलो। भाविक सर। भाभी शीतल की हालत देख के ही पता चलता था कि उस पे क्या बीत रही होगी। उसने बचपन में माँ बाप और अब पति और बच्चे खोए थे। करीबी लोगों की मौत का साया उस पे मंडराता रहा। वो जिस सदमे से गुजर रही थी उसे सहना सबके बस की बात नहीं थी। पर कठिनाइयों और हादसे में तपी शीतल जैसी महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो पुलिस भी समझ गई कि कुछ और भी राज हैं जो शीतल को जिंदगी से मौत की कगार तक ले आए हैं। वो ऐसे कौन से राज थे जिनके खुल जाने से सबको सदमा लगने वाला था? ऐसी कौन सी बात सामने आने वाली थी जिससे तहकीकात की दशा और दिशा बदलने वाली थी? अब हाँ सर। घर की तलाशी लेनी है। जी प्लीज। विनोद चेक करो। सर अंदर अरुण के कमरे के कबर्ड से ही मिला। ये देखिए। अरुण और शीतल के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं पता। इस बोतल में ऐसा क्या खास है जो इस तरह से पैक करके रखा हुआ है इसे? सर वो दादा के बाल झड़ रहे थे ना, तो वो डॉक्टर के पास से ये तेल ले आए थे और भाभी को इसकी स्मेल पसंद नहीं थी तो इसलिए शायद ऐसे पैक करके रखा होगा। और हाँ सर, दादा स्टैंड अप भी करते थे तो अपने लुक्स को लेके वो बहुत सतर्क रहते थे। इस तेल के अलावा कोई और प्रॉब्लम थी शीतल को अरुण से? हमें नहीं पता साहब। ठीक है, इसे हम साथ में लेके जाएं। हाँ जी सर। देखिए अब तो बता दीजिए असल में मसला क्या है, आप दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था? ये तेल हमें
आप अपने पति से नफरत क्यों करती थी? आपने उनके सर पे बोतल फोड़ दी थी, क्या वजह थी? पता नहीं। देखिए शीतल जी, हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आप डिटेल में बताइए हमें उस रात को क्या हुआ था, वजह हम पता कर लेंगे। देखिए, अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो आपके पति की मौत का इल्जाम आप पर आ जाएगा। आपके 2 बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी आप ही ठहराई जाएंगे। क्या आप ये चाहती हैं? हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। पति पत्नी, 2 बच्चे, देवर, सासू माँ। फिर एक दिन अरुण ने स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। वो अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस होने लगा, बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक खरीदने लगे, घर का बजट बिगड़ने लगा। फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। प्रोग्राम के चक्कर में वो रात रात भर घर से बाहर रहते थे। कभी कभी तो एक हफ्ते घर नहीं लौटते थे वो। एक दिन मुझे जैस्मिन के बारे में पता चला। मैं बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन उन्होंने उसके साथ वो रिश्ता खत्म कर दिया। थोड़ी अनबन हुई हमारे साथ। फिर एक दिन वो बाल बड़ा करने का कोई तेल लेकर आए। अरुण, कितनी बदबू आ रही है, मत लगाइए ये तेल। मेडिसिन है शीतल, देखना जहाँ जहाँ से मेरे बाल झड़ गए ना, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। प्लीज मत लगाओ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। शीतल, सो गई क्या? हे शीतल, शीतल क्या हुआ? अरे अरे शीतल, ये क्या किया तुमने? अरुण, आई एम सॉरी। वो बाय मिस्टेक से मैंने सर पे। आई एम रियली सॉरी अरुण, मुझे माफ कर दो। शीतल, आखिर तुम्हें हो क्या गया था? हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी, तुमने अपना आपा खो दिया। सच बताओ क्या बात है, बोलो। कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। शीतल, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। देखो, तुम्हारे मन में जो डर है, जो तकलीफ है, उसे बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज बोलो क्या बात है। मैं 13 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। कब क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बहुत छोटी थी। दीदी ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर दीदी ने मुझे ये भी बताया कि किसी ने मेरे जूस में कुछ मिलाया था। फिर बेहोश होने के बाद मेरे से पिछले 27 सालों से ये दर्द मैं अपने मन में लिए जी रही हूं। अरुण, आज आपने हौसला दिया तो अरुण, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगे। अरुण, एक तो कच्ची उम्र में ऐसी पीड़ा के साथ जी रही थी। 13 साल का शरीर डिलीवरी का सदमा नहीं झेल पाया, इसलिए डिलीवरी होते ही
मेरा बच्चा मर गया। आपने रेप की कंप्लेन लिखवाई थी? नहीं। क्यों? मैं बहुत छोटी थी। मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये बार बार कौन कर रहा था। हमेशा मैं नींद में हूं यही लगता था। मुझे बस ये याद है कि ये जो कुछ भी हो रहा था मेरी दीदी सोनल के घर में हो रहा था। ये सब की बात थी, इसलिए दीदी ने केस रफा दफा कर दिया और मैं भी कुछ नहीं कर पाई। आपकी बहन सोनल, वो अब कहाँ रहती है? सोनल दीदी और जी का 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हुई। आपके साथ जिस घर में वो हादसा हुआ था, आपको उसका एड्रेस याद है? डिटेल में तो नहीं पता, पर बनाटी में एक गार्डन है, उसके सामने विश्वास डेयरी के बाजू में ब्राउन कलर का वो ऐसा आर्क बंगला है। उसी में दीदी और जिया जी रहते हैं और उनके बगल में चटर्जी और मित्तल जी, वो भी वहीं रहते हैं, दीदी के घर में। शीतल की कहानी सुन के ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बचपन में शीतल पे हुए टॉर्चर की बात सुन के अरुण ने उन लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलकर अरुण को मार दिया होगा। या सर ऐसा भी तो हो सकता है शीतल खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रच रही हो। शीतल को उस तेल से प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने अपने हस्बैंड पे वार किया। हो सकता है कि वो तेल की स्मेल उसके अतीत के किसी हादसे से जुड़ी हुई है। क्या है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो दिमाग में घर कर जाता है, इंसान उन्हें याद करके भी याद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो दोबारा से वो हादसों को ट्रिगर करता है और दिमाग के बंद दरवाजे दोबारा से खुल जाते हैं और फिर इंसान ऐसे रिएक्ट करता है जिस तरह से शीतल ने रिएक्ट किया अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन अगर शीतल झूठ बोल रही तो उसने कमाल की कहानी रची है और अपने ही हस्बैंड और बच्चों को मार दिया। वो ऐसा करेगी क्यों? एक काम करता है, शीतल ने जो पुराना एड्रेस दिया है ना अपना, वहां चल के पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या क्लू मिलता है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, बच्चों की बॉडीज में सेडेटिव्स मिले हैं। इसका मतलब नींद की गोलियां देकर बच्चों को मारा गया है। सोनी, 10 साल पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे ज़्यादा सोचो मत, मैंने हाँ कह दी है, बस 15 दिन में शादी होने वाली है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत तैयारियाँ करनी है। দাদা বলছিলাম এই विश्वास डेयरीটা কোথায়? विश्वास डेयरी सर, यहाँ तो कोई विश्वास डेयरी नहीं। हाँ, गिरधर डेयरी है आगे। आप यहाँ कब से रहते हैं? सर मैं तो पैदा यही हुआ था। अच्छा, 27 साल पहले यहाँ कोई विश्वास डेयरी हुआ करती थी? नहीं। अच्छा, এখানে একটা বাগান ছিল, एक गार्डन, एक बगीचा टाइप, ऐसा कुछ? क्या मजाक कर रहे हो साहब? हमारे इस पूरे एरिया के अंदर ना कोई बागान था और ना है। एक आर्ट शेप का ब्राउन कलर का बंगलो हुआ करता था, कुछ याद है? साहब हमारे पूरे एरिया के अंदर सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं, बंगलो तो नहीं है। और मित्तल और चटर्जी साहब का घर? चटर्जी तो सर बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, और पर वो सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और मित्तल तो शायद कोई नहीं ना अपने एरिया में। नहीं सर। ठीक है सर। आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी गलत है। ना ही कोई पार्क है वहां पर, ना ही कोई विश्वास डेयरी, और ना ही कोई ब्राउन कलर का बंगलो है वहां पर, ना ही कोई चैटर्जी रहते हैं वहां पर, और ना ही कोई मित्तल परिवार। आपने हमसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं? 27 साल पुरानी बात है सर, तब मैं बहुत छोटी थी, जितना याद था बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। सर, ये औरत सिर्फ घुमा फिरा के बात कर रही है, देख लीजिएगा।
फिर से कोई नाटक करेगी। इसकी सास से पता करो इसका रिश्ता किसके जरिए आया था, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। गिरीश जी कुछ तो याद होगा आपको। शीतल की बहन और मैं हम साथ में काम करते थे। शीतल की बहन की और मेरी कभी ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन अचानक वो जॉब छोड़कर चली गई थी। उसके कई सालों के बाद वो मुझे एक दुकान में मिली थी। तब मेरी उससे कुछ बात हुई थी। तब उसने बताया कि वो शीतल की शादी करने वाली है। मैंने भी उसको बताया कि मेरी नज़र में कुछ लड़के हैं, उनमें से एक लड़के अरुण के साथ उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये शीतल और उसके पति ये दोनों कहाँ रहते थे? ये दोनों अग्रपाड़ा में रहते थे। सर इस वजह से इनके ससुर ने यह घर खरीदा था। वो तो अब नहीं रहे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके ससुर ने किससे घर खरीदा था। क्या हम घर अंदर से देख सकते हैं प्लीज? जी हम उससे बात करके गए थे, आप देख सकते हो। थैंक यू। याद आ रहा है घर देख के? हाँ, मैं यहाँ 5 साल रही हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं घर पर ही रहती थी। अब याद आए, उस दिन मेरे दीदी और जिया जी की एनिवर्सरी थी। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई शीतल के साथ बचपन में वो अत्याचार हुआ है। सर सिर्फ शीतल के रोने धोने की वजह से हम उसकी बातों पे यकीन कर ले या उसको बेकसूर मान ले, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। क्योंकि अभी तक हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रेप हुआ था, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उसकी दीदी और जीजा इसी घर में रहते थे। ठीक है, आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं उस पुराने हादसे के बारे में, देखते हैं क्या निकल के आता है। मैम 27 साल पहले यहाँ पास में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और 10-12 साल की एक बच्ची थी उनकी। कुछ याद है आपको उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? 27 साल पहले? जी। सोनल और प्रताप? जी, सोनल और साथ में उसकी बहन शीतल। शीतल नहीं, सोनी नाम था उसका। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। फिर पता नहीं अचानक एक दिन तीनों घर बार छोड़ के कहीं चले गए। पता नहीं क्या हुआ था। कोई कहता है सोनी बीमार थी, कोई कहता है सोनी की कोई और समस्या थी। मैंने डॉक्टर बासु को पूछा भी था। डॉक्टर बासु? हाँ, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर है। सर मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जी हाँ, सोनल और प्रताप के पुराने सामान में से ये फोटो एल्बम मिला। फोटोज को अच्छी तरह से चेक करो। 27 साल पुरानी बात है, मतलब 1993। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। और सोनल और प्रताप के सोशल अकाउंट्स भी चेक करो। राइट सर। सूरज यहीं पर रहता है? सूरज यहीं पे था, लेकिन वो भाग के चला गया है घर से। मिल नहीं रहा है वो, हम ढूंढ रहे हैं उसे। सर हम इस केस को क्रैक करने की कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इतना अच्छा क्लू था, वो भी हाथ से निकल गया। अब क्या करें? इस केस के सिलसिले में जितने भी पुराने सबूत हैं, जैसे पुराने लेटर्स, पुराने फोटोग्राफ्स, पुराने बिल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना शीतल को दिखाता है। फिर पता चलेगा कि वो विक्टिम है या फिर कातिल। सर ये रोनित है, आपके जीजा प्रताप के ऑफिस कलीग हुआ करते थे। ये श्रीनाथ है, आपके दीदी के घर के पड़ोसी हुआ करते थे।
अक्सर आपके घर पे आते थे जाते थे। जब आप छोटी हुआ करती थी और आपके घर में कोई नहीं हुआ करता था तो आपके घर वाले आपको इसी के घर पे छोड़ के जाया करते थे। और ये जो ग्रुप फोटो है ये उस घर में आपकी दीदी की लास्ट एनिवर्सरी की फ़ोटो है। इसके बाद हमें ऐसी फ़ोटो नहीं मिली। मतलब शायद उसके बाद से आपकी दीदी और जीजा ने अपने आप को बाकी की दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। ऐसा क्या था इस फोटोग्राफ के अंदर जिसे देखकर शीतल ने इस तरह से रिएक्ट किया? सर, स्केच आर्टिस्ट। हाँ, ये फोटो देख रहे हैं? ये फोटो 27 साल पुरानी है। इस फोटो में जितने भी लोग हैं 27 साल के बाद कैसे दिखेंगे उसका एक स्केच चाहिए, अपने मुताबिक बना के लेंगे। इन सारे स्केचेस को आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दी? जी सर, और हमारी एक टीम इन सारे स्केचेस को सबको दिखा के पूछताछ भी कर रही है। सर, इस फोटो में 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये बाकी 3? सर, इनके भी डिटेल्स मिले हैं। ये तीनों प्रताप के दोस्त हुआ करते थे, अक्सर प्रताप के घर जाते थे। 3 में से 2 तो प्रताप के दूर के भाई हैं और एक दोस्त। स्टेज तो सेट, बस सूत्रधार को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन सर, ये सूत्रधार है कौन? आप लोग सोनल और प्रताप को जानते थे? हाँ, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे प्रताप हमारे दूर के भाई थे, लेकिन दोस्त करीबी थे। आप शीतल, इनमें से किसी को पहचानती? किसी की शक्ल याद है तुम्हें? नहीं सर, इनमें से किसी की भी शक्ल मुझे याद नहीं है। ये किस बात की तहकीकात हो रही है? कौन है ये मैडम? जी, ये शीतल है, सोनल की छोटी बहन। उन्हीं के साथ रहती थी। ओ शीतल, हाउ आर यू? कैसी हो? पहचाना? मैं अविनाश। चलो भाई, निकलेंगे अब। जी जी, आप लोग जाइए। हाँ। एक मिनट प्लीज, वापस आइए। 1 मिनट। इस बॉक्स में कुछ कॉस्मेटिक्स हैं। जो भी कॉस्मेटिक्स आप लोग डेली यूज करते हैं उन्हें चूज कर लीजिए। तुम हो ना जिसने मेरे साथ गलत किया, एक बच्ची के साथ गलत किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संभालो, लेके जाओ, लेके जाओ। क्या बकवास है ये? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। लगता है इसका माथा फिर गया और साथ में पुलिस भी बावली हो गई है। ना कोई सबूत, ना गवाह। अरे वाह 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 वाह! 27 साल पहले की मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। मनगढ़ंत कहानी है या सच, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। लेकिन तकलीफ से अगर बचना चाहते हो ना, तो अभी सच बता दो। 13 साल की शीतल को तुमने क्या क्या किया था? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया। बिना किसी सबूत के आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। मैं जा रहा हूं। रुकिए, जब तक का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता ना आपका, आप कहीं नहीं जा सकते। कर लो डीएनए टेस्ट। मैच किससे करोगे? ये सूरज, जब शीतल 13 साल की थी, उसका एक बच्चा पैदा हुआ था। वो मरा नहीं था, जिंदा है। वही ये बच्चा है। अब जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आ जाता, यहीं पर रुको। तुम्हारा डीएनए और सूरज का डीएनए मैच करता है।
अब सीधे से सच बोलेगा या मार खा के बोलेगा? बोल। बताता हूँ। ये हैप्पी एनिवर्सरी। जूस। सर, मुझे उसकी लत पड़ गई थी, इसलिए मुझे जब भी मौका मिला तो सोहम के साथ मिलकर शीतल से प्यार किया। अविनाश ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम दोनों बताओ, 13 साल की शीतल के साथ तुम दोनों ने क्या क्या किया था? सर, इस बात को 27 साल हो गए। अब इतने सालों बाद एक गलती को लेकर आप क्यों बवाल कर रहे हो? 27 साल पहले जो तुम लोगों ने गलती की थी, उसका बोझ शीतल आज तक उठा रही है। बचपन में मेरे साथ हुए अत्याचार से मेरे मन में एक हमेशा के लिए दर्द बना रहा, एक कमजोर पल था जब अपने आप पर बीती हुई बात मैंने अपने पति से कही। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पाप किया है शीतल तुमने, धोखा दिया है मुझे। जरूर तुम्हारे ही चाल चलन में कोई खोट रही होगी, तभी तो उन लोगों ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला। मेरा ही नसीब खराब था जो तुम जैसी बच्चलन औरत से मेरी शादी हुई। अरुण, मैंने कहा ना, मैं दूर हटो मुझसे। अरुण, अपने पति पर भरोसा करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मैंने उनके साथ शेयर किया। मैंने सोचा वो मुझे सहारा देंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, पर वो तो मुझसे नफरत करने लगे, मुझ पर शक करने लगे, और तो और हमारे बच्चे उनके नहीं किसी और के हैं ये समझकर उन्होंने बच्चों को भी मार दिया। अगर अरुण का मुझ पर विश्वास होता तो न वो बच्चों को मारते और न खुद आत्महत्या करते। वो ये एक इम्पॉसिबल केस था जो शायद कभी सॉल्व ना होता। 27 साल पहले हुए एक भयंकर अपराध को पुलिस ने बिना किसी एफआईआर, बिना किसी पुख्ता सबूत, बिना किसी चश्मदीद गवाह के उजागर किया। उन अपराधियों को पकड़ा और कोर्ट से उन्हें सजा भी दी गई। हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपके साथ क्राइम हुआ है तो ओपन अप, उसके बारे में खुल के बात करो, न्याय मांगो। पर ओपन अप होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे समाज में कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। तभी तो लगभग 99% रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते। ताज्जुब हुआ ना? पर यही सच्चाई है। इसे बदलना हो तो हमें वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। औरत की पीड़ा सुनने और समझने की हिम्मत रखनी होगी। तभी औरत अपनी आप बीती के बारे में खुल के बात भी करेगी और न्याय भी मांगेगी। इसी सीख के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड। जय हिंद। आउच! What nonsense! क्या है ये? कितनी बार मना किया है इस तरह कॉलोनी में पानी नहीं बहाने का? दिमाग नहीं तेरे पास? चलते फिरते इंसान की हड्डियां तोड़ दे। ताई, मैं पानी बहा नहीं रही थी, वो आज एकादशी है ना, इसलिए घर धो रही थी। सच में दिमाग नहीं ना तेरे पास, है ना? प्रूफ कर दिया तूने। कहाँ है पाटिल जी? हाँ, बुला पाटिल जी को। पाटिल जी! अरे ताई, मैं ना पूरा पानी आगे तक साफ कर दूंगी। आज ना घर धोने से ना सारे पाप धुल जाते हैं। ओ प्लीज, ये अपनी फालतू बकवास अपने पास रख और मेरा दिमाग मत खराब करना। हर दिन कुछ ना कुछ खुराफात करती रहती है। आज तुझे मैं ना सबक सिखा के रहूंगी।
पाटिल जी, पाटिल जी यहाँ आइए। अरे प्रियंका जी, ये देखिए, ये क्या किया है? ये आपकी वाइफ ने। अरे आज मैं गिरते गिरते बच गई। आज तो आपकी वाइफ ने ना मेरी हड्डियां पक्का तोड़नी थी। प्रियंका ताई, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के पानी डाल दिया आप पे। गलती करती हो और जबान लड़ा रही हो एक रिस्पेक्टफुल औरत से। हाँ? इसे बोल माफी मांगे, माफी मांग। चप्पल निकालू तो माफी मांग। वही नहीं, मांग लो ना माफी। सॉरी। तेरी वजह से सुनना पड़ता है। क्या चाहती है तू? मैंने क्या गलत किया? वो घर धो रही थी। गाँव थी? अरे ये तेरा गाँव नहीं है, मुंबई है। यहाँ धोना होना नहीं चलता। यार सोचता हूँ इसे कुछ बोलो पर इसे। दादा आपका ऑफिस को लेट हो रहा है, आप जाइए ना। क्या ऑफिस? मरते मरते इस गाँठी को मेरे गले मार के। वही नहीं, मॉम बाहर है तो क्या हुआ? मैं सुबह सुबह अपना टॉप नहीं उतारूंगी। अच्छा ठीक है, निकालूंगी पर सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पर उसके बदले तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू मुझे परसों पब ले जाएगा, ठीक है? मुस्कान, 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 ये क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं मॉम, वो सेल्फी मोड पर ना कैमरा रखकर मैं चेक कर रही थी मेरा वेट कम हुआ है कि नहीं। और आप ही हमेशा मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं? अगली बार से आप आओगे ना रूम में तो दरवाजा नॉक करके आना। ऐसे ही किसी के भी रूम में घुसना बैड मैनर्स होता है। मेरी भी तो कोई प्राइवेसी है। बेटी की कब से होने लगी माँ से प्राइवेसी? मुस्कान, मुझे मत बना। अगर तू नहीं सुधरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? अब चल बाहर नाश्ता कर ले। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, चल। रहने दो, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। क्या है ये? हाँ, 24 घंटे फोन पे लगी रहती है। हाँ, करती क्या है तू? फोन दो मम्मा। नहीं दूंगी। अरे और प्लीज आप ना नेक्स्ट टाइम से मेरा फोन मत टच करा करो। और ये क्या है? किट 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 किट। कहाँ रही हूँ? दिख नहीं रहा है आपको? इतना ही बोल लो तुझे, लेकिन कभी नहीं समझ में आने वाला है। ढीठ की ढीठ ही रहने वाली है। पकड़, ब्रेड खा ले। मुस्कान, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है मॉम। ठीक है, जा रही हूँ मैं भी काम से बाहर, ठीक है? तू भी यहाँ से सीधे क्लास, और क्लास से वापस सीधे घर, ठीक है? बीच रास्ते में कोई ना मिलना चाहिए और ना ही घर के बाहर कोई दिखना चाहिए। समझ में आई बात? समझ गई मॉम। ओके, थैंक यू। प्रियंका सिंह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अरे मैडम, आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या है, मतलब ये पूरा शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो बैठने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। नीरज, अच्छे से चेक कर। जी मैडम। मैडम आप फालतू में टाइम वेस्ट करिए अपना, कुछ भी तो नहीं है मैडम। मैडम आपको कुछ चाय पानी चाहिए तो? एक सेकेंड, कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मचारी को घूस देने के जुर्म में 1 मिनट के अंदर तुम्हें जेल के अंदर करवा सकती हूँ। मोबाइल दीजिए अपना। लीजिए। हमें पक्की खबर है, आप गोडाउन की आड़ में हवाले का धंधा करते हैं। पासवर्ड बताइए। खुली किताब है मैडम, कोई पासवर्ड नहीं है। मैडम सब बक्से खाली है, कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है, सब खाली बॉक्स है। ये मैं अभी गोडाउन शिफ्ट कर रहा हूँ मैडम। आप ही लोग आ रहे हैं मेरे अभी शिफ्टिंग के लिए। लाइए मैडम, मेरा मोबाइल दे दीजिए। चलो नीरज, एक सेकंड। नीरज, तोड़ दो इसे। जी मैडम। चाबी दीजिए। मैडम चाबी दीजिए। चला, मैं निकतो। अभी तेरी कॉलोनी के बाहर से मुझे ऑटो मिल जाएगा, चलता हूँ मैं। ठीक है बाबा, एक बार इनसे मिलके जाते ना। तो चिंता मत कर, मैं गोविंद से फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है बाबा, यही है वो प्रियंका सिंह। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना, साथ में खाना खाते हैं। हाथ मुंह धो लीजिए, साथ में खाना खाते हैं। बाहर से अच्छा खाना खा के आया हूँ। मैंने ना लड्डू बनाए हैं, 1 मिनट। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना। आसपास बघा काही मिळतं का? इसका चेहरा तो पूरी तरह से कुचला गया है। सर ये आई कार्ड मिला। प्रियंका सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर। और ये तो कुछ दिन पहले न्यूज में थी। जी सर। आसपास का एरिया स्कैन करो, मर्डर वेपन मिलना जरूरी है। सर।
ये निशान देख रहे हो टायर के, और ये निशान देख के लगता है ये बिना गियर वाली 2 व्हीलर के निशान है। जी प्रताप, इसके फोटोग्राफ्स निकालो, सर्कुलेट कर दो। सर क्या ये हो सकता है कि इसे कहीं और मारा गया और 2 व्हीलर पे यहाँ लाके डंप कर दिया गया? नहीं, 2 व्हीलर पे बॉडी कैसे लाएंगे? इसको यहाँ बुलाया और बाद में इसको मारा। सर बॉडी के पास कोई ज्वेलरी नहीं मिली। सर हो सकता है ये मर्डर का मकसद चोरी या लूट मारो हो सकता है। आसपास के ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करो, आज कोई ज्वेलरी बेचने आया था। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, सुबह सवेरे आयकर अधिकारी प्रियंका सिंह की बेरहमी से की गई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस डिपार्टमेंट पर तुरंत कार्रवाई करने का प्रेशर बढ़ने लगा। प्रियंका सिंह मशहूर थी तो इस केस के विवादास्पद होने के पूरे आसार थे। ऐसे में पुलिस को बड़ी मुस्तैदी के साथ और सतर्कता के साथ छानबीन करने के आदेश दिए गए और साथ ही इस बात की भी हिदायत दी गई कि मीडिया में कोई भी बात लीक ना हो। ये हमें बॉडी के पास से मिला था। क्या ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी का है? ये सब मेरी मम्मा का है। सर कल रात को ही मम्मा से बात हुई थी। मुस्कान, में भी मुझे लेट नाइट औरंगाबाद जाना पड़े, कुछ दिनों में लौट आऊंगी। मुस्कान, फोन साइड में, कुछ बोल रही हूँ मैं। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े, आ जाऊंगी थोड़े दिनों में, लेकिन तब तक मेरे पीछे अपना और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रंजना से बोलना, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कुछ बताया था कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? नो सर, मम्मा ऐसे 4-5 दिन के लिए आती जाती रहती है। किसी के साथ बात करते हुए सुना था? किसी के साथ झगड़ा, डिस्कशन? सर मम्मा के एक जूनियर है, धीरज अंकल, उन्हीं को पता होगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सर पापा और मम्मा का डिवोर्स हो चुका है, मम्मा के कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम दोनों ही यहाँ रहते थे। तुम्हारे पापा और वो मम्मा के जूनियर नीरज अंकल, उनका नंबर दे देना, और तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे पर्सनल कॉल करना। माझा नंबर दे दिला। सर जाइए आप। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के मर्डर के कई पहलू हो सकते हैं प्रताप। एक काम करो, ये प्रियंका सिंह, इसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पता करो, और उसका एक्स हस्बैंड और जूनियर नीरज, उसके साथ बातचीत करो। जी सर, मैं प्रियंका सिंह की मोबाइल डिटेल्स में निकलवाता हूँ। और एक बात पता करो, ये प्रियंका सिंह पिछले कुछ दिनों में किसके साथ मिली थी, उसने किसके साथ बातचीत की थी। हो सके तो सीसीटीवी फुटेज भी क्लिक करो। राइट सर, इससे हमें ये पता लग सकता है कि प्रियंका सिंह मर्डर स्पॉट पे खुद गई थी या उसे बुलवाया गया था। प्रताप, मुझे लगता है उसको बुलवाया गया था, क्योंकि उसकी बेटी मुस्कान, उसने क्या कहा था पता है? वो औरंगाबाद जा रही थी। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े। और उसका मर्डर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ है, जो गुजरात की तरफ जाता है। सर ये प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके सर को पीछे की तरफ से पत्थर से मारा गया था। सर ये टायर के निशान की रिपोर्ट्स भी आ गई है। सर आपका अंदाजा सही था, ये किसी स्कूटी टाइप 2 व्हीलर के टायर के निशान है। प्रियंका के पास 2 व्हीलर है? नो सर, कोई 2 व्हीलर नहीं था। फिर तो 2 ऑप्शन हो सकते, या तो उसको कोई जान पहचान वाला 2 व्हीलर पे लेके गया, या तो किसी ने उसको वहां बुलाया, उसका मर्डर किया और ज्वेलरी लेके भाग गया। सर मैं एरिया के सभी ज्वेलर्स के साथ टच में हूँ, अब तक कोई चोरी की ज्वेलरी बेचने आया नहीं। एक काम करो प्रताप, ये टायर कौन से कंपनी के पता करो, ये फोटो अपने टीम में सर्कुलेट कर दो, और एक टीम स्कूटर को ढूंढने के लिए भेजो। सर प्रियंका सिंह के जूनियर नीरज पटेल से बात होगी, वो आज पुलिस स्टेशन आने वाला है। और उसका एक्स हस्बैंड? तो उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं।
नंबर डिलीट कर देने का और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करना। वैसे तो मैडम ने बड़े बड़े लोगों के घर पे इनकम टैक्स के रेड मारे सर। अभी हाल फिलहाल उन्होंने वो बंसीलाल जुमानी के घर रेड मारा था। टैक्स चोरी की सजा 6 महीने जेल या फिर 25 लाख रुपए जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। मैडम ये सब कुछ करके आपका क्या फायदा होगा? मैडम ये 50-50 मतलब आधा आप रख लीजिए मैडम। नीरज लिस्ट दिखाओ मुझे। मैडम मैंने जानकारी निकाली है कि आपके घर में आपकी जवान बेटी है, मुस्कान नाम है उसका, सुना है बहुत खूबसूरत है। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, चुपचाप शराफत से टैक्स भर दो, वरना तुम तो खुद समझदार हो ही ना। तब तक ये तुम्हारी अमानत हमारे पास रहेगी। चलो नीरज। जी मैडम। ये सब कुछ हमारे कस्टडी में ले लो। जी मैडम। प्रियंका सिंह, ये जो थप्पड़ मार के तुमने नया रिश्ता बनाया ना, इसका अंत मैं लिखूंगा। दी एंड। वो तो सब लिखा हुआ था सर, ताकि बंसीलाल डरे। समझा नहीं? मैडम केस को बाहर के बाहर सॉल्व कर देती थी। कहने को रेड भी मार दिया और अंडर टेबल बहुत कुछ ले भी लिया। तो ये बंसीलाल के साथ ऐसा कुछ किया था मैडम? वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन हम 1 फरवरी की रात को मैडम बंसीलाल को मिलने वाले थे। वो बंसीलाल जुमानी आपसे लेट नाइट मिलना चाहता है। ओके। अब मिली कि नहीं मिली वो नहीं मालूम। ये प्रियंका सिंह के किसी रिश्तेदार को जानता है तू? ज़्यादा नहीं साहब, लेकिन हम एक बार एक रिश्तेदार के पास मुझे ले गए थे मैडम, कांदिवली में सर। ठीक है, वो प्रियंका सिंह के सारे कांटेक्ट डिटेल्स दे देना। जी सर। हाँ सर, मैंने मैडम को सेटलमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन उस रात मैडम आई ही नहीं। ये तो तुम कह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ आई तो तुमने उसे ही सेटल कर दिया और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं व्यापारी आदमी हूँ सर, आपको गुंडा बदमाश लगता हूँ क्या मैं? हमें सब पता है तुम क्या करते हो और इन्वेस्टिगेट करके सब बाहर निकालेंगे, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं होता शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है सर। जाओ। सर देखिए ये आदमी, सर इससे वारदात से 1 रोज पहले प्रियंका को सुबह से लेके सर रात घर पहुंचने तक साए की तरह पीछा किया सर। तो सीसीटीवी कैमरा से देख के यही लग रहा है कि प्रियंका को इसका पता भी नहीं चला। अरे गाड़ी का नंबर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पता करो आरटीओ से किसकी गाड़ी है। सर सुनील मोरे। हाँ बोलो। अरेस्ट करा याला। एक सर पर केले क्या? सर क्या किया मैंने? इनकम टैक्स ऑफिसर प्रियंका सिंह का मर्डर हुआ है और मर्डर के 1 दिन पहले तुम उनको फॉलो कर रहे थे। हमें शक है उनका मर्डर तुमने किया। चला रहे क्यों? 1 मिनट। क्या 1 मिनट लगाए रहे? सुनील मोरे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। सॉरी, मुझे ऊपर से ही ऑर्डर मिले थे प्रियंका सिंह को फॉलो करने के। सर मैं भी हैरान हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो प्रियंका सिंह को अरेस्ट करने वाली थी और उसको किसी ने मार दिया। उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की थी क्या? नहीं सर, पर बहुत दिनों से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी उसके ऊपर। हमारे पास बहुत सारे सबूत भी थे और इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था, ताकि दूसरे दिन ऑर्डर मिलते ही मैं उसे अरेस्ट कर सकूं। लेकिन उसके पहले ही तृप्ति बोलो। सर मैं प्रियंका सिंह की कॉलोनी से बोल रही हूँ। सर यहाँ पे जितने भी स्कूटर थे मैंने चेक किए, पर क्राइम स्पॉट पे मिले टायर के निशान किसी भी स्कूटर के टायर से मैच नहीं कर रहे। इस केस में हमारे पास ये एक ही लीड था और अब ये भी काम का नहीं रहा। और तुम एक काम करो, स्टार मार्क्स को खबरी को देके प्रियंका सिंह की कॉलोनी में चेक करने के लिए कहो। सर तुम क्राइम स्पॉट पे वापस जाओ, उसके आगे की पूरी एरिया को अच्छे से कोम करो। कातिल ने जिस पत्थर से प्रियंका सिंह का मर्डर किया है हो सकता है उसने वही फेंका। ओके सर। दीदी खाना खा लो। नहीं खाना, तुम जाओ। थोड़ा सा खा लो। तू जा और कल से काम पर मत आना। ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी?
मैडम जी ने आपका ख्याल रखने को बोला था। पैसों का टेंशन मत लो आप, मैडम जी ने बहुत मदद की थी मेरी। रंजना, मुझे अकेले रहना है। गेट आउट। आई सेड आउट। नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में बताया था उससे बातचीत हो गई? सर उससे बात होती है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर मर्डर लोकेशन से ईमेल है। गुड जॉब प्रताप, इमीडिएट इसको फॉरेंसिक को भेज दो। सर अरे असं काय करतोस बाबा? वो बेटी है मेरी, पत्नी है तुम्हारी। अरे पत्नी नहीं, पनौती है मेरे लिए वो। टेंशन की सिवा दिया क्या है तेरी बेटी ने मुझे? आई ने कसम दी इसलिए शादी की, वरना कब का घर पे छोड़ दिया होता तेरे। ये देख, तेरे लिए साड़ी लाया हूं। क्या है, तेरी आई तो रही नहीं, जो मुझे समझ में आया तेरे लिए लेके आया हूं। ये कुछ मिठाइयां हैं और इसमें फल है। कैसी लगी साड़ी मनीषा? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? आई की याद आई क्या? नहीं पापा। तो अरे हुआ क्या है, बोल ना। कुछ भी ठीक नहीं है पापा, कुछ भी ठीक नहीं। शादी को 6 महीने हुए, एक बार प्यार से नहीं देखा उन्होंने मुझे। बाबा, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, आप मुझे अपने साथ ले चलो ना। फेड़ी मुली है, क्या बोल रही है तू? सब ठीक होगा, तू ना तो साईं बाबा पे विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे। बाबा, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। सारा दिन उस पड़ोसन प्रियंका की तारीफ करते रहते। वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, ऑफिस जाती है, अकेली रहती है, एक लड़की को संभालती है, बस यही सब सुनती रहती है। सीरियस का वो मर्दों की आदत होती है तुलना करने की। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुझे पसंद नहीं करता। मेरी बेटी लाखों में एक है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। सर, प्रियंका सिंह की मेड रंजना आई है। बुलाओ उसको। बोलो। साहब, मुस्कान मैडम सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड शाश्वत को घर लाने के लिए मेरे को काम से निकाल दिया। वो दुखी है, उसकी माँ गुजर गई है, कोई तो चाहिए ना बातचीत करने के लिए। नहीं साहब, वो लड़का ठीक नहीं है। मैडम जी ने मेरे सामने बेबी जी को उस लड़के के कारण थप्पड़ मारा था। मुस्कान, आइंदा इस लड़के से ना मिलना नहीं तू। और तू दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। गेट लॉस्ट। सर, मुस्कान और शाश्वत के पीछे हमने अपना खबरी लगाया है। ये मुस्कान का बाप कौन है? पता नहीं साहब, कभी देखा नहीं। ठीक है, जाओ तुम, फिर उसे बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। जी साहब। जाओ।
रुको तो। इसे बोल माफी मांगे, माफी मांग। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना। अरे चल मैं। सर प्रियंका के जूनियर नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में हमें बताया था, उससे मेरी अभी बात हुई। उसने बताया कि प्रियंका के एक्स हस्बैंड का नाम आशुतोष कुमार है, बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मुंबई में। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया। वो मुंबई में क्यों आया? अपनी बेटी मुस्कान से मिलने, और इस बात को लेकर उसका प्रियंका के साथ झगड़ा भी हो गया। प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर वो तृप्ति फॉलोअप कर रही है। हाँ सर, प्रियंका से मेरा झगड़ा हुआ था। देखो, तुम्हें अपनी माँ की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी कभी नहीं सुनती। सुनना भी नहीं चाहिए। अरे वो कौन सी बड़ी आइडियल औरत है जो तुम्हें सीख दे। और एक बात याद रखना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हम दोनों को दूर कर सके। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तुम जैसा चाहे जी सकती हो, जिससे चाहे तुम मिल सकती हो, जो करना चाहे तुम कर सकती हो। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं मम्मी की ना ही कभी सुनती थी और ना ही कभी सुनूं। हम दोनों हमेशा से एक थे और एक रहेंगे। मुस्कान, चलो अंदर। मुस्कान, मैंने कहा चलो अंदर। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ अंदर। और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? अभी निकलते हो यहाँ से या फिर बुलाऊं पुलिस को? प्रियंका, तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते मेरे साथ। ये तुम्हारा सो कॉल्ड एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, यही है मेरा एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच। अब निकलो यहाँ से। तो क्या है ना सर कि उसको इसी तरह की भाषा समझ में आती है। तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था? प्रियंका ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाया और इस बात को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। हम दोनों में मतभेद बढ़ते गए और हमारा रास्ता अलग हो गया। अब जब रास्ता अलग हो गया सर, तो डिवोर्स तो होना ही था। तुम्हारे बच्ची को तुम मिलते हो ना चोरी छुपे, क्यों? एक मजबूर बाप क्या कर सकता है सर? मुस्कान का कस्टडी का केस में हार चुका था और हार नहीं था। मेरे पास उसके जैसे घूस के बहुत सारे पैसे नहीं थे ताकि मैं महंगा वकील करता। और इसी बात का गुस्सा तुम्हें था। तुम्हारे बच्चे को पाने का दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुमने प्रियंका को मार दिया या मरवा दिया। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं एक इज्जतदार गवर्नमेंट सर्वेंट। तो बच्ची से तो प्यार करते हो ना? कौन बाप नहीं करता बेटी से प्यार? मुंबई में कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो, सब डिटेल देके जा। तो जब तक केस चालू है शहर से बाहर नहीं जा। जी सर। सर प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। कुछ सस्पिशियस मिला? सर प्रियंका सिंह का एक नंबर पर काफी बातचीत हुई। किसका नंबर? सर गोविंद राम पाटिल, वो एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर है सर। और सर एक और बात, गोविंद राम पाटिल और प्रियंका सिंह पड़ोसी भी हैं। सर ये गोविंद पाटिल का घर है और प्रियंका सिंह वहाँ रहती है। पहले गोविंद पाटिल से बात करो। गोविंद पाटिल। जी हाँ सर। तुम्हारी पड़ोसन प्रियंका सिंह को जानते हो? हाँ सर, पड़ोसन हमारी है और उनका कत्ल हुआ। सिर्फ पड़ोसन थी और कुछ? और क्या हो सकता है सर? हमने क्रॉस चेक किया है, उनके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा पता चला है कि तुम उसके साथ देर तक बात करते थे। ऐसे क्या बात करते थे तुम? अरे पड़ोसन थी तो वो कॉलोनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम था? प्रियंका सिंह एक करप्ट ऑफिसर थी, उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, उसके ऊपर रेड गिरने वाली थी। तुमने उसको ये टिप दी एक डील करके, लेकिन वो एक दबंग ऑफिसर थी, तुम्हारा पैसा दिए बिना वो निकल गई और तुमने उसको मार दिया। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि मैं उनको टिप देता था, मैंने ही रेड के बारे में टिप दी थी, पर मैंने उनका मर्डर क्यों करूँगा? अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी सर। आप ही सोचिए, मेरा थोड़ा फायदा होने वाला था बस, और कुछ नहीं। अरे मैं खुद टेंशन में हूँ।
मैं खुद टेंशन में हूँ। मेरी बीवी 4 दिन पहले नासिक के लिए निकली, अभी तक पहुंची नहीं है। तुम्हारी बीवी 4 दिन से गायब है। तुमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? क्या पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, गुस्से में निकल गई तो मैंने पुलिस स्टेशन आओ। हाँ, प्रियंका सिंह केस के बारे में अपना बयान लिखवा और उसी वक्त अपने बीवी की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाना। चलो मुस्कान से मिलते हैं। बेबी कॉफी। तुम तो बहुत मॉडर्न निकली हैं? तुम्हारी माँ गुजर गई, कुछ असर नहीं हुआ शायद तुम पे? सर मैं बहुत लोनली फील कर रही, इसलिए शाश्वत को यहाँ रहने बुला लिया। अच्छा, लोनली फील कर रही थी इसलिए ओनली इसको बुला लिया? तुम्हारी माँ ने कहा था ना इससे दूर रहने के लिए। सर मुस्कान का कोई फ्रेंड नहीं है ना, तो मैं यहाँ आ गया सर बस। तुम दोनों के दोस्ती के बारे में सब कुछ पता है हमको। हमारे पास एविडेंस है, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। तुम दोनों ने मिलकर प्रियंका सिंह का मर्डर किया है। तुम दोनों को साथ में रहना था ना, किया ना मर्डर? नहीं सर, सही ये पॉसिबल ही नहीं है सर। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने प्रियंका सिंह का मर्डर नहीं किया है? कुछ प्रूफ? क्यों चले सर नहीं सर, सर मैं सब कुछ सच बताती हूँ। एक्चुअली सर मम्मा का मर्डर नहीं हुआ है। मम्मा जिंदा है। फोन लगाओ, लाउड स्पीकर। हाँ मुस्कान, क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मा सब कुछ ठीक है, मुझे आपसे मिलना है। मुस्कान मैंने समझाया था ना कि मुझे फ़ोन मत करना, मैं खुद करूँगी सामने से फ़ोन। वैसे भी बेटा हमारा स्वीडन जाने का इंतज़ाम हो रहा है, बस 1-2 हफ्ते में हम लोग इंडिया छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें बाद में दूसरे नंबर से फ़ोन करूँगी, ठीक है? सर प्रियंका का लोकेशन ट्रेस हो गया है, मलाड ईस्ट की। लाइव कोऑर्डिनेट्स भेजें। प्रियंका सिंह, एंटी करप्शन के अरेस्ट से बचने के लिए तुमने जो भागने का प्लान बनाया बहुत बढ़िया था। अब ये बताओ, खुद की स्टोरी छुपाने के लिए तुमने किसका मर्डर किया? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तो तुम्हारा आई कार्ड लाश के पास कैसे मिला? किसकी लाश थी? मुझे नहीं पता कि वो लाश किसकी थी। मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर इंक्वायरी होने वाली है, तो मैंने भागने का प्लान किया, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया किसी का। सच कह रही हूँ मैं। और इनफैक्ट मुझे ये सब तो मेरी बेटी मुस्कान से पता चला कि पुलिस को एक लाश मिली है जिसके पास से मेरे कपड़े और मेरा आईडी कार्ड मिला, और पुलिस ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। तो ये सब सुनकर मैं चुप हो गई और मुस्कान को भी बोल दिया चुप रहने के लिए। तो वो आई कार्ड और तुम्हारे कपड़े लाश के पास क्या चलते चलते गए? और कौन शामिल है तुम्हारे साथ? पाटिल। मैंने कहा ना कि पाटिल ने मुझे सिर्फ टिप दिया था कि एंटी करप्शन वाले मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट सर मेरे भागने से एक दिन पहले मेरा बैग गायब हुआ था। हो सकता है वो जिसने मर्डर किया हो उसी ने सारी चीज़ें चुराई हो, और वहाँ वो सारी मुझे नहीं पता। तुम्हें जो मालूम नहीं ना वो हम बता। तब तक यही रहना, आराम करना। जरा बघा यांच्याकडे। सर अब तो अनआइडेंटिफाइड बॉडी का एक नया केस रजिस्टर करना होगा। ये पाटिल की वाइफ का क्या हुआ? अब तक कोई लीड नहीं मिला। प्रताप, जिस दिन ये पाटिल की वाइफ गायब हो गई उसी दिन ये मर्डर हुआ है। जी सर। एक काम करो,
पाटिल की वाइफ के फादर को नासिक से बुला, बॉडी आइडेंटिफाई करवाओ और जरूरत पड़े तो उनका डीएनए टेस्ट भी करवाओ। सर सब इसके हाथ और पैर पर तिल है साहब। यही मेरी मनीषा है साहब। मनीषा मेरे बेटी को तेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी जानकारी है हमारे पास। तू तेरे बीवी से खुश नहीं था ना, इसलिए मार दिया ना उसको। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, वो मनीषा को क्यों मारूंगा मैं? हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता था, एकदम डाउट। क्या वो स्पीकर साहब, उसकी पर्सनालिटी में मुझे जो चाहिए था ना वो था ही नहीं, एकदम मुर्गा। अच्छा, तो प्रियंका सिंह के पर्सनालिटी में सब फिक्सिंग था? क्या क्या बोल रहे हो साहब? मैं मानता हूँ मेरे दूसरे औरतों के साथ संबंध थे। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं। मैं प्रियंका सिंह को अरेस्ट का सिर्फ टिप दिया, बस, और कुछ नहीं। और उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, आई रत्ता की शपथ। तू जानता है तू झूठ बोल रहा है। जब तक सबूत नहीं मिलता यहीं रहेगा, और जब सबूत मिलेगा तब तू यहीं रहेगा। ये गोविंद पाटिल अपनी बीवी से खुश नहीं था और प्रियंका डिवोर्स ही थी। मुझे लगता है इन दोनों ने मिलकर ये गेम किया। सर मर्डर वेपन की रिपोर्ट आ गई सर। इसमें 2 लोगों के खून के निशान मिले सर। एक मनीषा का है और दूसरा पता नहीं। दूसरा कातिल। एक काम करो, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट है सबके ब्लड सैंपल्स मैच करवाओ। सर वो स्कूटी के निशान का क्या हुआ? सर खबरी लगा हुआ है। और एक काम करो, वो प्रियंका की मेड रंजना, उसके साथ फिर से बातचीत करो। हो सकता है उसको पाटिल और प्रियंका के अफेयर के बारे में पता होगा। सर ये दोनों बहुत पहुंची हुई चीज है। हो सकता है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया होगा, और वो स्कूटी भी उसकी हो सकती है। मैडम, प्रियंका मैडम मनीषा मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आते जाते सुना दिया करती थी। लेकिन एक दिन मनीषा मैडम घर आई थी प्रियंका मैडम से बात करने। ताई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। उन्होंने कमरे में आपस में बात की। मनीषा मैडम जब जाने लगी तो प्रियंका मैडम ने उसे गुस्से से धमकाया था। मनीषा, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है ना, वो हम तक ही रहना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मनीषा और गोविंद के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं थे, और मनीषा अपने पति को खुश रखने की टिप्स लेने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोशी के पास गई थी। वहाँ उसने मेरी बेटी मुस्कान और शाश्वत को साथ देख लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऑपरेशन में दर्द होता है। अरे कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ताई, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ भी हो, मुस्कान है तो बच्ची, और इतनी छोटी सी उम्र में अपने शरीर के साथ इतना खिलवाड़ करना ठीक नहीं। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये मर्डर का मोटिव था, यानी एक साधारण घर की लड़की जिसका तुम बार बार अपमान कर रही थी, उसने तुम्हारे घर में जो झोल चल रहा था वो आईना दिखा दिया। हाँ, तुम्हें गुस्सा आ गया इसलिए तुमने उसको मार दिया, और एक फायदा हुआ तुम्हारे और गोविंद के बीच जो कांटा था वो भी साफ हो गया। मैंने मनीषा का मर्डर नहीं किया है, और रही बात गोविंद की, तो मेरे और गोविंद के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, रही है नहीं। सब मोटिव तो इस प्रियंका के पास ही 100%। इतनी शातिर वही हो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। मर्डर वेपन में मिला खून भी किसी भी सस्पेक्ट के साथ मैच नहीं करता। समझ में नहीं आता क्या करें। ये गोविंद और प्रियंका दोनों को छोड़ दो। क्या? लेकिन उन पर नजर रखना, अगर वो कल्प्रिट है तो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। सर, ये गाड़ी की डिलीवरी आज ही दी मैंने। बहुत दिनों से सर गैराज में थी, उसकी हेडलाइट खराब हो गई थी। कब से थी गाड़ी यहाँ? गाड़ी पिछले महीने की 28 तारीख से गैराज में ही थी। क्या हुआ सर?
तो इस बीच गाड़ी कभी गैराज से बाहर नहीं निकली? नहीं सर, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा था, लेकिन गाड़ी लेने देने के टाइम हम लोग किलोमीटर की रीडिंग नोट कर लेते। देख सचिन, सोच के बताना, मर्डर का मामला है। हाँ साहब, 1 तारीख को रात को गाड़ी गैराज से बाहर गई थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वापस आ गई थी। किलोमीटर्स नोट किए थे? हाँ साहब। साहब उस रात को 14 किलोमीटर गाड़ी चली थी। कौन लेके गया? सर मर्डर वेपन पे तुम्हारे ब्लड और फिंगरप्रिंट के निशान मिले। हमने ये भी कंफर्म किया कि तुम्हारे गैराज से घर से मर्डर स्पॉट और मर्डर स्पॉट से फिर से गैराज, जो डिस्टेंस है ये 14 किलोमीटर का है, जो तुमने तुम्हारे स्कूटी पे उस दिन ट्रैवल किया था। क्या मिला तुमको किसी को इतना बेदर्दी से मार कर? वो प्रियंका जी, मेरे डिपार्टमेंट वाले कल आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत तगड़ा केस बना है, बचने का कोई चांस नहीं। मुझे रिस्पेक्ट है ना आपके लिए बहुत, पर वो वैसा नहीं सोचते। उनकी बातें सुन के मुझे आइडिया आया। मैं प्रियंका दीदी के घर तो आती जाती रहती थी। जब वो दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे थे तब मैं प्रियंका दीदी के घर गई। प्रियंका दीदी के घर से मैंने उनका पर्स उठाया और मैं गैराज गई। दादा, मेरी गाड़ी तैयार है क्या? मुझे चाहिए अभी। नहीं मैडम, अभी टाइम लगेगा। दादा, मुझे ज़रूरत थी। रुकिए, मैं चाबी लाता हूँ। वहीनी सुबह 5 बजे उठ जाती थी। मैं उस रात सोई ही नहीं। मैं वहीनी के उठने का इंतज़ार करती रही और सुबह होते ही मैं वहीनी के पास गई। अरे संध्या, तुम इतनी जल्दी उठ गई? कहीं जाना है? वहीनी, मैं तुम्हारे टेंशन में रात भर सोई ही नहीं। वहीनी, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम अपने बाबा के घर चली जाओ। देखना 2 दिन में दादा तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सच? हाँ, 1 मिनट। वहीनी, ये मेरी पसंद की साड़ी है, मेरी आई ने मुझे दी है, इसे पहनना तुम। वहीनी, कभी कभी पास आने के लिए दूरियां बनानी पड़ती है। जल्दी से तैयार हो जाओ, दादा उठने से पहले हम लोग निकल जाते हैं। मैं तुम्हें स्कूटी से बस स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ। वहीनी, वो देखो वट वृक्ष है, यहाँ पे माथा टेक के आगे चलते हैं। कहते हैं शुभ होता है। फिर मैंने मैकेनिक को अपनी स्कूटी लौटा दी। जब आप लोगों ने मेरे दादा को छोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैटर ख़त्म हो गया, इसलिए फिर से मैंने अपनी स्कूटी मैकेनिक से मंगवा ली। और उस स्कूटी के पीछे हमारी पूरी टीम लगी थी और हम तुम तक पहुंच गए। मेरे भाई गोविंद ने मेरी मरती हुई माँ की खातिर मनीषा वहीनी से शादी तो की थी, लेकिन वो मनीषा वहीनी के साथ एक दिन भी खुशी से नहीं रह सका। मैं अपने भाई को रोज़ तिल तिल मरते देखती थी। मरते मरते इस गाउठी को मेरे गले मार गई। मैं जानती थी कि दादा अंदर से खुश नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस कांटे को मेरे भाई के रास्ते से हमेशा के लिए मैं ही हटा दूंगी। तुमने तुम्हारे भाई के रास्ते का कांटा साफ करने के लिए एक निर्दोष की जान दी। अब यही कर्म तुम्हें जेल तक लेके जाएगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।